फिर हमारे जो लीडर्स हैं वो कहते हैं कि फला फला दिन तक हम सारे बांग्लादेशी रिफ्यूजीज को इस देश से निकाल के फेंक देंगे। और ये बात मैं किसी पर्टिकुलर रेजिम की नहीं कर रहा हूं, ये बातें मैं दशकों से सुनता आ रहा हूं। कोई गया तो है नहीं, बट ये बातें होती रहती हैं। इस मुद्दे पर वोट मांगे जाते हैं, वोट दिए जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, एंड वेलकम टू द सेकेंड वीडियो इन द नॉर्थ ईस्ट सीरीज। दिस इज ब्रिगेडियर अनिल गौतम। इनफैक्ट सेकेंड कहना इसको गलत होगा, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो सीरीज का पहला वीडियो है, बिकॉज पिछला वीडियो तो इट वॉज मेयरली एन इंट्रोडक्टरी वीडियो। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको इत्तला की थी कि हम और आप नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं, जाएंगे नॉर्थ ईस्ट ही, बट थोड़ा उल्टे डायरेक्शन से चलते हैं। उल्टी डायरेक्शन से मेरा मतलब है कि हम नॉर्थ ईस्ट के बाहर से नॉर्थ ईस्ट के अंदर आएंगे। और मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्थ ईस्ट के नेबरिंग कंट्रीज की बात कर रहा हूं। नॉर्थ ईस्ट का जैसा आप लोगों को पता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को अगर एक एंटिटी मान ले तो उसकी 98% बाउंड्रीज जो है वो दूसरे देशों के साथ लगती है, और सिर्फ 2% बाउंड्री है जो रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ लगता है। ये आप इस मैप पे देख सकते हैं कि जो ये नीली लकीर आपको दिखाई दे रही है, दिस इज नॉर्थ ईस्ट बाउंड्रीज विथ अदर कंट्रीज। एंड जो छोटी छोटी लाल लकीरें दिखाई दे रही हैं, जिसको एरो से भी मार्क किया है, दैट इज द बाउंड्री विथ द मेनलैंड इंडिया। मेनलैंड इंडिया वैसे एक गलत टर्म है, बट मैं इसको यूज करता रहूंगा क्योंकि ये कन्वीनियंट है और ये एक चीज को डिफ्रेंशिएट करने में मदद करता है। तो जिन कंट्रीज की बाउंड्रीज हमारे इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया से लगती हैं, हम ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार या उसको बर्मा भी बोलते हैं, एंड बांग्लादेश। और ये 98% है नॉर्थ ईस्ट की बाउंड्रीज का। ये सारे देश जो हैं, ये नॉर्थ ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है उसको पिछले 70-80 सालों से उसको इंपैक्ट कर रहे हैं, या उससे पहले से भी इंपैक्ट कर रहे हैं। बट इनमें से 2 देश ऐसे हैं जिनका इंपैक्ट काफी ज्यादा है। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट में जो भी फसाद हो रहा है उसमें ज्यादातर जो योगदान है, ज्यादातर जो कंट्रीब्यूशन है, ये इन 2 कंट्रीज का है। और वो कंट्रीज हैं बांग्लादेश एंड म्यांमार। कहिए कि जब तक हम इन 2 देशों के बारे में, या इन 2 देशों में क्या हो रहा है, उसके हालात कैसे हैं, जब तक हम उसको नहीं जान लेते, नॉर्थ ईस्ट की कहानी शुरू ही नहीं हो सकती। हम अक्सर सुनते आते हैं कि चकमा रिफ्यूजीज इंडिया में काफी सारी संख्या में आ गए हैं, या फिर सिलेट के बांग्लादेश जाने की वजह से नॉर्थ ईस्ट में सारे फसाद शुरू हुए, या फिर जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं उनकी एक प्रॉब्लम है जिस पे सरकार काबू नहीं पा रही है, या फिर हमारे जो लीडर्स हैं वो कहते हैं कि फला फला दिन तक हम सारे बांग्लादेशी रिफ्यूजीज को इस देश से निकाल के फेंक देंगे। और ये बात मैं किसी पर्टिकुलर रेजिम की नहीं कर रहा हूं, ये बातें मैं दशकों से सुनता आ रहा हूं। कोई गया तो है नहीं, बट ये बातें होती रहती हैं। इस मुद्दे पर वोट मांगे जाते हैं, वोट दिए जाते हैं, और आम लोगों को, मेरे और आपके जैसे लोगों को इस बात की गहराई का पता भी नहीं है। ये होगा, नहीं होगा, कब होगा, कितना होगा। तो एक बार ये अच्छा रहेगा कि हम ये जान लें कि बांग्लादेश और बर्मा, ये पर्टिकुलरली मैं सिर्फ 2 देशों की बात कर रहा हूं, तो एक बार हम इस बात को जान लेते हैं कि इनका नॉर्थ ईस्ट पे क्या इंपैक्ट है, और उसके वजह से जो टर्बुलेंस नॉर्थ ईस्ट में चलता है, या जो भी हालात वहां बने हुए हैं, वो किस दिशा में जा रहे हैं। तो बात शुरू करते हैं बांग्लादेश से। तो वैसे मैं पर्सनली तो बांग्लादेश गया नहीं हूं, बट मैं जितने लोगों से भी मिला हूं जो बांग्लादेश गए हैं, वो कहते हैं बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, लश ग्रीन, वेरी गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वेरी गुड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब एक खुशहाली का माहौल है। ये तो हुई एक तरफ की बात। साथ में हमें यह भी सुनने को मिलता है कि हिंदुस्तान के हर एक हिस्से में बांग्लादेशी रिफ्यूजीज हैं जो काफी संख्या में हैं, जो जिल्लत और बेइज्जती की और पॉवर्टी की जिंदगी बिता रहे हैं। तो एक दिमाग में एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होता है। अगर ये देश इतना अच्छा है तो वहां के लोग उस देश को छोड़ के हमारे देश में या किसी भी और देश में जा क्यों रहे हैं? एक अच्छी जगह को छोड़ के उससे कम अच्छी जगह पर जाना, सेटल होना, एक अनकंफर्टेबल जिंदगी जीना, एक
इनसिक्योरिटी की जिंदगी जीना ये इंसानी फितरत ही नहीं है। तो ऐसा होता क्यों है? और वो भी ये बहुत बड़ी संख्या में हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सेटल है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारे बाकी देश से भी बदतर हालत में है। तो ये बात कुछ समझ में आती नहीं है। लोग माइग्रेट करते हैं, पंजाब के लोग कनाडा जाते हैं, यूएसए जाते हैं, केरला या साउथ इंडिया के लोग गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, पर ये एक अच्छी लाइफ के एस्पिरेशंस, एक अच्छे फ्यूचर के लिए जाते हैं। बट बांग्लादेश से हिंदुस्तान में आके एक जिल्लत की जिंदगी जीना और एक अनसर्टेनिटी की जिंदगी जीना, अपने पुरखों की जमीन को छोड़ के, अपने संस्कारों को छोड़ के, अपने लोगों को छोड़ के एक इलीगल तरीके से एक देश में रहना, ये बात कुछ समझ में आती नहीं है। और इस बात को समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये बात हम समझेंगे नहीं, तब तक ये जो बातें हैं कि हम रिफ्यूजीज को यहाँ से भगा देंगे, हमारे यहाँ देश में कोई रिफ्यूजी नहीं रहेगा, फला फला डेट तक ये सारा कुछ हो जाएगा, ये सारी बातें मुझे बेमानी लगती है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा हुआ क्या, हम इसको थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हम किसी भी समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो हमें उस समस्या के कारणों में, वी हैव टू गो इनटू द रीजंस ऑफ द प्रॉब्लम टू बी एबल टू टैकल द प्रॉब्लम। हमें रिफ्यूजी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कम करना है, या फिर ये एक्सेप्ट करना है कि ये प्रॉब्लम है, इसका हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, अभी वी विल हैव टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। ये जानना जरूरी है और उसी की मैं कोशिश कर रहा हूं। वैसे आपको एक बात बता दूं कि बांग्लादेश ने अपने नागरिकों को, अपने सिटीजन्स को डिसोन कर दिया है। उनका क्लियर कट कहना है कि ये हमारे लोग नहीं है, ये आपके अपने लोग हैं जिनको आप हमारा बता के दिखा रहे हो। दीज पीपल हैव बीन डिसओन्ड बाय बांग्लादेश। तो ये तो है अभी तक की हालात। बट बात हो रही थी कि इसका कारण क्या है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर के खिलाफ है। तो चलिए कारण देखते हैं। इसका कारण है दैट बांग्लादेश इज एन एनवायरमेंटल एंड ए ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम। अगर इंसानी प्रॉब्लम होता तो इंसानी सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश की जा सकती थी। बट बांग्लादेश इंसानी प्रॉब्लम तो है ही, बट उसके साथ ही एक एनवायरमेंटल और एक ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम है। और जो एनवायरमेंटल और ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनका सॉल्यूशन इतने आसानी से इंसान ढूंढ नहीं पाता है, और यही हकीकत है। तो चलिए कुछ हार्ड फैक्ट्स की तरफ ध्यान देते हैं। ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो आम लोगों को पता नहीं है, और वो उसी कारण हमारी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी कमी आ जाती है। बांग्लादेश इज वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ये तो आपको पता है। बट ये एक बात जो कुछ लोगों को शायद पता ना हो, बांग्लादेश इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर स्टैटिस्टिक्स की तरफ ध्यान दें तो बांग्लादेश की पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर 1200 से ज्यादा है। अपने आप ये फिगर शायद आपको उतना चौंकाए ना, बट हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 400 से कम है। यानी कि बांग्लादेश की पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया से 3 गुना ज्यादा है। वर्ल्ड का एवरेज है 60 से 65 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। तो अगर हम एक रेशियो निकालें तो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी वर्ल्ड के एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी से तकरीबन 6 गुना ज्यादा है। हालात तो हमारी भी अच्छी नहीं है, बट बांग्लादेश का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इंडिया से 3 गुना ज्यादा, यानी कि वर्ल्ड एवरेज से 18 गुना ज्यादा है। और यही है उन सारे फसादों की जड़। बहुत ज्यादा लोग हैं, रिसोर्सेज कम है। जब बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं और रिसोर्सेज की कमी हो जाती है तो करप्शन और बाकी सारे जो इल इफेक्ट्स हैं वो अपने आप आ जाते हैं। तो ये है जमीनी हालात। इसके अलावा बांग्लादेश में एक नेचुरल साइकिल ऑफ फ्लड, ड्रॉट और फेमिन, अकाल, सूखा, बाढ़, ये लगातार चलता रहता है। कोई भी एक न्यूट्रल फेज नहीं होता है। चलिए आपको इसके बारे में थोड़ी और गहराई में बताते हैं। ये जो आप मैप पे ये नीली नीली लकीरें देख रहे हैं, ये सारी नदियां हैं। ये नदियां या तो एक दूसरे से मिलती हैं या फिर सीधी आती हैं, बट अल्टीमेटली इनका सफर, ज्यादातर नदियों का सफर अंत होता है बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में ये सारी नदियां आके मिलती हैं। उससे पहले ये बांग्लादेश क्रॉस करती हैं। एंटायर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम अलोंग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड मेनलैंड से गंगा,
ये दोनों पहले बांग्लादेश में घुसती हैं और बांग्लादेश से गुजरते हुए ये बे ऑफ बंगाल में मिलती है। हर एक साल तकरीबन 3 करोड़ टन सिल्ट या गर्द या कीचड़ ये नदियां लेके आती हैं जो बांग्लादेश में डंप करती हैं और उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। इससे क्या हो रहा है, रिवर बेड्स ऊपर आ रहे हैं, पानी खेतों में फैल रहा है, इरिगेशन जो एग्रीकल्चरल लैंड्स है वो सबमर्ज होते जा रहे हैं और धीरे धीरे कम से कम अवेलेबल होते जा रहे हैं। ये तो रही एक वजह। मॉनसून्स में जब ये नदियां पूरे उफान पे होती हैं तो तकरीबन पूरा का पूरा बांग्लादेश इसमें डूबा हुआ होता है। उसके बाद मॉनसून खत्म हो जाते हैं, नदियों का पानी खत्म हो जाता है। उसके बाद समंदर का जो पानी है, जिसकी ऊंची लहरें जब हाई टाइड्स आते हैं तो ये पानी वापस बांग्लादेश में घुसता है। आपको बता दूं कि बांग्लादेश, मोस्ट ऑफ बांग्लादेश की एवरेज हाइट अबव सी लेवल 30 फुट से भी कम है और जो कोस्टल एरियाज हैं वो सी लेवल पे ही हैं। तो पहले तो नदियों का पानी आया और जब नदियों का पानी सूख गया तो समंदर का पानी वापस बांग्लादेश में घुसा, जो कि एक बहुत ही खतरनाक चीज है क्योंकि समंदर का जो पानी है वो ब्रैकिश है। वो जहां जहां भी जाता है वहां की जमीन खेती करने लायक रहती नहीं है। तो इस तरह से बांग्लादेश में खेती की जमीन जो है कम होती जा रही है और बांग्लादेश एक कृषि प्रधान देश है। उसके लिए लैंड इज ए बेसिक नेसेसिटी। तो ये लैंड आएगा कहां से? एक ही सोर्स है, जंगल काटो। बांग्लादेश में बहुत ही लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन किया गया है लैंड को अवेलेबल करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। फिर से चलते हैं स्टैटिस्टिक्स की तरफ। बांग्लादेश का फॉरेस्ट कवर है 10% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ बांग्लादेश। 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है। अपने आप में यह फिगर शायद कुछ ना बोले। ग्लोबल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है कि आपके देश का कम से कम 25% हिस्सा फॉरेस्ट कवर में होना चाहिए। ग्लोबल है, इंडिया का भी है और बांग्लादेश में 10%। अभी आपको यह बताने की जरूरत तो है नहीं कि अगर फॉरेस्ट कवर इतनी बड़े स्केल पे कम कर दिया जाए तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो एक स्टडी ये बताता है कि 2050 तक 17% बांग्लादेश की जो जमीन है वो समंदर में चली जाएगी। 2022 तो आ गया, 28 साल आने में कितना देर लगता है। What I mean to say is the degradation is very very visible and उसका जो एक्सेलरेशन है, हर एक साल दर साल जो उसका इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है वो दिखता है। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि बांग्लादेश में रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं और मिसमैनेज भी हैं। एक तरफ रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ आबादी बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश की आबादी इस वक्त तकरीबन 16 से 17 करोड़ है और इसका लैंड साइज जो है नेपाल के बराबर है, 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो ऐसी हालत में क्या होता है, जो हर एक बाकी देशों में भी होता है, कि जो समृद्ध लोग हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, पीपल हु हैव मनी, वो तो मैनेज कर लेते हैं, बट जिनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है उनके पास क्या ऑप्शन बचता है? उनके पास अगर अपने देश में रहने के लिए जमीन नहीं है तो वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे और यही है जमीनी हकीकत। तो ऐसी जब हालत होती है कहीं पे भी, किसी भी देश में, जब पॉपुलेशन को माइग्रेट करने के अलावा अपनी जमीन को, अपनी जगह को छोड़ के जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो उसके लिए सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत होती है एंड देन मास स्केल माइग्रेशन टेक्स प्लेस। बांग्लादेश के केस में तो चिंगारियों की कमी ही नहीं रही है। आज़ादी पहली चिंगारी थी जब 1947 में बांग्लादेशी हिंदूज इन ग्रेट नंबर्स माइग्रेटेड टू इंडिया। रिलीजियस परसिक्यूशन एक और रीजन है, जहाँ या तो हिंदूज कन्वर्ट हो गए या माइग्रेट हो गए। और व्हेन आई से हिंदूज आई मीन अदर रिलीजन्स एज वेल। और मैं इसमें कोई रिलीजियस एंगल नहीं लाना चाहता, ये एक स्टैटिस्टिकल फैक्ट है। 1971 में एक लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ था। 1971 वॉर की वजह ही रिफ्यूजी क्राइसिस था और इसमें कोई रिलीजन नहीं था। इसमें हिंदू, मुस्लिम, ज़्यादातर मुस्लिम्स, क्योंकि हिंदू तो तब तक बचे ही बहुत कम थे, ये सारे माइग्रेट होते रहे। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि माइग्रेशन काफ़ी संख्या में हुआ है। एक दूसरी बात है जिसको कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो ये है
कि जो अभी की नस्ल है बांग्लादेशियों की, जो प्रेजेंट जनरेशन है बांग्लादेश की, वो तो यहीं पैदा हुए हैं। उनका तो उन्होंने तो बांग्लादेश कभी देखा भी नहीं है। अब वो है कहाँ के और वो जाएंगे वापस कहाँ? अभी बांग्लादेश उनको डिसोन कर चुका है। बांग्लादेश झूठ बोल रहा है, ये सबको पता है, बट इट्स ए सॉवरेन नेशन। आपको जो बोल रहा है वो बोल रहा है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। सो दिस इज द एक्चुअल रीजन। ये नंबर्स भी छोटे नहीं है। एक एस्टिमेट कहता है कि तकरीबन 3 से 4 लाख बांग्लादेशी तो दिल्ली में ही है, which makes it nearly 1 to 2% of the entire population of Delhi। 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी, और ये वेरीफाइबल फैक्ट्स हैं, 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी इंडिया में है, जो इंडिया के पॉपुलेशन का 1.5 से 2% हिस्सा है। अब ये 2 करोड़ लोगों का आप क्या करोगे? दुनिया में तकरीबन 200 या उससे थोड़े कम या ज्यादा देश हैं, उसमें 50-55 ही देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 2 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो दिस इज द नंबर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर इसका इंपैक्ट मेरे पे नहीं पड़ रहा होता या मेरी कंट्री पे नहीं पड़ रहा होता तो मेरे को शायद उतना अफसोस नहीं होता। दुनिया में बहुत सारे देश हैं, सीरिया तकरीबन बर्बादी की कगार पे खड़ा है। अफ्रीका में कई सारे ऐसे देश हैं जिनमें सिविल वार दशकों से चल रहा है, बट वो मुझे मेरी जिंदगी को टच नहीं करता। तो मैं उसके बारे में बुरा फील तो कर सकता हूँ, आई फील सैड अबाउट देम, आई हैव सिंपैथी फॉर देम, बट देन दे डोंट टच मी। वेयर एज बांग्लादेश इट टचेज माई लाइफ। मेरी जिंदगी, आपकी जिंदगी को ये टच कर रहा है। तो इसीलिए इस बात को जानना जरूरी है, और ये नॉलेज जब हमारे पास आ जाती है कि भाई कितने लोग यहाँ पे हैं और किस हालात में हैं, तो फिर एक समझ डेवलप करना आसान हो जाता है कि हमें जो बताया जा रहा है, हमें जो एक पिक्चर पेंट की जा रही है, इस रिफ्यूजी क्राइसिस को सॉल्व करने का जो तरीका ढूंढा जा रहा है या तरीका हमें बताया जा रहा है, उन बातों में कितना दम है और उन बातों में कितनी सच्चाई है। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर होके बाहर आती है कि ये सच्चाई है कि बहुत ज्यादा संख्या में बांग्लादेशी हमारे देश में हैं और इनको यहाँ नहीं होना चाहिए था। किस वजह से आए, किसने परमिट किया, ये अभी इतिहास है, इसके बारे में जानकारी तो ली जा सकती है, बट इस फैक्ट को चेंज नहीं किया जा सकता। बट एक सच्चाई ये भी है कि जब कोई ग्रुप ऑफ पीपल, पॉपुलेशन का एक हिस्सा डेस्परेट हो माइग्रेशन के लिए, तो इंसान ह्यूमन हिस्ट्री में उसको रोके जाने का कोई तरीका निकला नहीं है। हम अपने देश की बात कर रहे हैं, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर तो पोरस है। आप यूएसए का एग्जांपल ले लीजिए, उससे ज्यादा टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है, उससे ज्यादा बेहतर सर्वेलेंस डिवाइसेस किसी के पास नहीं है, बट वो मैक्सिकन्स के माइग्रेशन का और उनके रिफ्यूजीज का कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो यह है जब बांग्लादेश की हालत। मेरा इस बारे में मानना यह है कि 2 करोड़ लोगों को, उसमें से भी 1-1.5 करोड़ तो यहीं पैदा हुए हैं, इनको वापस नहीं भेजा जा सकता है। और आप भेजेंगे कहां? भेजे जाने के लिए कोई जगह भी तो होनी चाहिए। उनका जो अपना देश है वो तो उसको डिसोन कर ही चुका है। सो हमें इनको यहीं पे मैनेज करना पड़ेगा। तो ये रही इस वीडियो में बांग्लादेश की बात। ये बात यहाँ भी खत्म नहीं होगी, ये बात बार बार मुड़ मुड़ के थोड़े डिटेल्स में और भी अगले वीडियोस में आती रहेगी। बट इस वीडियो में, क्योंकि मेरा एम एक ग्राउंड रियलिटी के बारे में एक पिक्चर पेंट करना था, तो इस वीडियो में हम बांग्लादेश को यहीं पे छोड़ते हैं। बट इतना याद रखते हैं कि ये जो बात निकली है जाएगी तो दूर तलक। तो अब हम नजर डालते हैं अगले देश की ओर, जिसके बारे में मैंने बोला था कि ये 2 देश हैं जो जिनका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा रहा है। तो अगला देश है बर्मा। जैसा कि आपको पता है कि बर्मा भी हमारे देश की तरह एक ब्रिटिश कॉलोनी था, और 1948 में वहां से ब्रिटिशर्स चले गए और बर्मा उसके बाद एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो गया। जब हम छोटे छोटे थे तो नेपाल, भूटान, बर्मा को एक ही श्रेणी में लिया करते थे। बट अगर आप देखें तो बर्मा एक बहुत बड़ा देश है, साउथ ईस्ट एशिया का ये सबसे बड़ा देश है। 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स की इसका एरिया है। अपने आप में कोई फिगर कुछ बोलता नहीं है, इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि बांग्लादेश जो है वो सिर्फ 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है, और बर्मा जो है वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और बर्मा की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है
वो 80 के आसपास है। तो मतलब एक बहुत बड़ा देश है, खाली है, लोग ज्यादा नहीं है। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर होके आती है कि जिस तरह से लोग बांग्लादेश से आए थे, बांग्लादेश बर्मा से लोग नहीं आए हैं इंडिया में, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा पीछे चलते हैं। इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद एक स्टेबल डेमोक्रेसी बन गया है। बर्मा आज तक स्टेबल हुआ ही नहीं। इट इज ऑलवेज ऑन द ब्रिंक ऑफ ए सिविल वॉर। आमतौर पे वहां मिलिट्री रूल रहता है। कई ट्राइब्स हैं जो नेशनल दिक्तात, नेशनल मैंडेट को नहीं मानते हैं और उनका अपना सिस्टम चल रहा होता है। इट्स ए टर्बुलेंट कंट्री। बट बर्मा की जो बेसिक प्रॉब्लम है वो उसके ईस्ट की तरफ है। ईस्ट से मेरा मतलब है चाइना, थाईलैंड, इस तरह के देश। हमारे साथ जो उनकी प्रॉब्लम है वो एक पर्टिकुलर ट्राइब है। जो हिस्सा हमारा बर्मा के साथ, जो हमारा बॉर्डर मिलता है, और एक बहुत लंबा बॉर्डर है हमारा बर्मा के साथ, वहां पे एक ट्राइब रहता है जिसको कचिन्स बोलते हैं। कचिन्स ये ऐसे दिखते हैं, ये गोरखा टाइप के लोग हैं, ये मार्शल रेस हैं। इन्होंने जापानीज इन्वेजन को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सिंगल हैंडेडली चाइना की तरफ जाने से रोका था, और जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पिक्चर को काफी चेंज कर दिया था। इस वजह से इनको नन्हे जल्लाद या लिटिल असैसिन्स भी बोला जाता है। तो 1960s के दशक में इन्होंने अपना हिसाब किताब फॉर्मली एस्टैब्लिश कर लिया था। ये गवर्नमेंट के दिक्कत को नहीं मानते थे, ये अपने कस्टम, ट्रेडिशंस और रूल्स पे चलते थे। एंड दे वर सिंपैथाइजर्स ऑफ द मिलिटेंट्स और इंसर्जेंट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। ये सिर्फ उनको पनाह नहीं देते थे, वहीं के थ्रू ऊपर चाइना जाने का और ट्रेनिंग लेने का इनका रास्ता होता था। तो ये इन्होंने इंसर्जेंट मूवमेंट्स को काफी सपोर्ट किया। 1980s 90s के दशक तक आते आते जब चाइना ने नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट्स को सपोर्ट करना कम कर दिया, तो इन कचिन्स ने ही उनको अपनी जगह सारी पनाह दी और उस इंसर्जेंसी को जिंदा रखा। अब तो सिचुएशन ठीक है, गवर्नमेंट की उनसे बातचीत काफी सफल रही है और वो प्रॉब्लम काफी हद तक कंट्रोल में है। बट नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम कंट्रोल होना, शांति होना, ये समझ में नहीं आता कि ये तूफान के पहले की शांति है या तूफान के बाद वाली शांति है। बर्मा की कुछ और टिपिकलिटीज है। बर्मा वर्ल्ड की लार्जेस्ट इनफॉर्मल इकोनॉमी है। इनफॉर्मल इकोनॉमी का मतलब होता है जो वाइट इकोनॉमी नहीं है, और ये इकोनॉमी है ड्रग्स की। बर्मा, जो आपने सुना होगा गोल्डन ट्रायंगल का नाम, जिसमें थाईलैंड, लाओ और बर्मा आता है, इसके एपेक्स पे बर्मा बैठा हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले तक बर्मा वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ड्रग्स था। अभी स्टिफ कंपटीशन के बाद शायद अफगानिस्तान पहले नंबर पे है, बट इट इज ए क्लोज सेकेंड। और ये जो ड्रग्स हैं, इनमें ये एक टैबलेट बनाते हैं जिसका नाम है एम्फेटामाइंस। ये काफी चीप है और कहा जाता है कि ये परफॉर्मेंस एनहांसिंग पिल है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस एनहांसिंग पिल। तो अभी हालात ये है कि एक पोरस बॉर्डर है, बहुत बड़ा ड्रग का प्रोडक्शन है, और उसके लाने ले जाने में कोई दिक्कत है नहीं। सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया बेसिकली बिकम्स नॉट ओनली द कंज्यूमर ऑफ दीज ड्रग्स, काफी इंपैक्ट है उसका वहां पे, बट ऑल्सो द ट्रांजिट रूट जिसके थ्रू ड्रग्स जो है बांग्लादेश या इंडिया के मेनलैंड में आके फिर दुनिया के बाकी हिस्सों में जाता है। ड्रग्स के साथ आता है एड्स, ड्रग्स के साथ ही आते हैं वेपन्स। तो ये जो चीजें हैं, और इनको कैरी करने वाले लोगों का रोल भी इंटरचेंजेबल है। जो आज मिलिटेंट है वो कल ड्रग पेडलर हो जाएगा, परसों वो वेपन कैरियर हो जाएगा। तो ये एक इशू है जो बर्मा के साथ हमारा है और चलता आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट पे इसका इम्पैक्ट सिर्फ ड्रग्स का नहीं है। ड्रग्स का इम्पैक्ट तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता ही है, बट इससे भी बड़ा एक जो इम्पैक्ट है वो है एक ब्लैक इकोनॉमी का। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की अपनी वाइट इकोनॉमी जो है, जो गवर्नमेंट के थ्रू पास होती है, वो काफी छोटी है।
इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट अभी आप इसको मान के चलिए कि जो फॉर्मल इकोनॉमी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज वेरी वेरी स्मॉल और इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है वो बहुत बड़ी है। ये ब्लैक मनी है, ये कंस्ट्रक्शन या वेलफेयर के काम में नहीं आती है, ये उन्हीं धंधों में काम आती है जिनमें जो धंधे एंटी सोशल हैं, एंटी नेशनल हैं। सो इट इज पीपल, रिफ्यूजीज फ्रॉम बांग्लादेश, ड्रग्स, एड्स, इलीगल वेपन्स फ्रॉम बर्मा। ये एक जो ये जो दो कॉम्बिनेशन बनता है, ये दिस इज द मेन सोर्स ऑफ, वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ द टर्बुलेंस दैट हैज बीन हैपनिंग इन नॉर्थ ईस्ट पिछले 70 सालों से। बट इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये जहाँ से ओरिजिनेट होती हैं वो सॉवरेन नेशंस हैं। उनकी क्या पॉलिसीज है, उनकी क्या सोच है, उस पर हमारा बहुत ज़्यादा कोई इफेक्ट, उसको इन्फ्लुएंस करने का हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा जरिया नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि यहाँ की हालात तब सुधरेगी जब वहाँ के हालात सुधरेंगे, और वहाँ के हालात सुधरने वाले हैं ऐसा कुछ दिखता तो नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, दैट ये जो बॉर्डर है पर्टिकुलरली बर्मा बॉर्डर के साथ एक इनफॉर्मल ट्रेड चलता है, इनफॉर्मल स्मगलिंग चलता है, जिसको लोग बुरा भी नहीं मानते, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल, गारमेंट्स और ऐसी बहुत सारी चीजें जो उधर से आती हैं वो मेनलैंड के बनिस्बत 50% सस्ती है। बॉर्डर के कुछ एरियाज में दोनों करेंसीज भी चलती हैं, और ये इसका तो मैंने खुद ही देखा है इस बात को। तो एक जो फ्री ट्रेड का ऑफिशियल चैनल ओपन करना, जो हर एक बार एक रोड ब्लॉक को हिट कर जाता है और अभी तक ओपन नहीं हुआ है, इनफॉर्मली ये चैनल लोगों में एक्सेप्टेड है और बहुत स्टेबल है और बड़ी बड़ी सफाई से चल रहा है। अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इसके बारे में अपने फीडबैक दीजिए, क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन से कुछ ज़्यादा बनता नहीं है। अपने फीडबैक दीजिए, आपके चाहे जैसे भी फीडबैक हो। So that's it for now. See you in the next video. Till then, this is Brigadier Anil Gautam wishing you Godspeed, and above everything else, Jai Hind.